नमस्कार, स्वागत है आप सबका मालवीय एकेडमी के इस शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं अर्जुन तिवारी आज आपके साथ जुड़ा हूँ सोशियोलॉजी के कुछ नए चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बड़ा ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें सोशियोलॉजी के पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट को तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि जिसे वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का जिसमें बना दिया जाता है, जिसे एक कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और कौन उसको जो है प्रपोज किया है, कौन उसको मीन्स एक्सप्लेन किया है, किसने व्याख्या दी है उसकी, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर सचमुच में बात करें तो देखिए, अगर कोई भी डिसिप्लिन आप उठा करके देखें, चाहे मेडिकल से संबंधित, चाहे आप ज्यूडिशरी से संबंधित उठा करके देखें, हर एक डिसिप्लिन का अपना एक जो है कह सकते हैं कि एक वे ऑफ स्टडी होता है, एंड उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं। उन कीवर्ड्स के आधार पर उन सब्जेक्ट की यूनिकनेस बनती है। तो आज हम जो है उन्हीं चीज़ों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगा। इसमें आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी सोल सीरीज जो लिखा हुआ है नेम, यही असल में इसका जो है मेन कह सकते हैं कि पॉइंट है इस ओवरऑल जो है वीडियो का। इसके बारे में हम पहले भी कुछ चर्चा कर चुके हैं कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो आप में से जो बहुत सारे विद्यार्थी थे उनसे मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया था, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया, एंड उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि सर नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी ये चीज़ लगा, एंड पर्सनली मैं भी ये चीज़ फील करता हूँ कि अगर सोशियोलॉजी सोल सीरीज जैसा कुछ एक जो है इस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेगा तो आप उसमें जो है श्योर शॉर्ट एग्ज़ाम के लिए, जैसे CUET PG जैसे एग्ज़ाम के लिए, तो एटलीस्ट आप बहुत बेनिफिट आपके लिए होगा, और भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चाहे आप कुछ इससे एबव लेवल का कोई एग्ज़ाम देखें, चाहे मीन्स TGT PGT के लिए किसी भी टाइप का सोशियोलॉजी से संबंधित अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कीवर्ड्स की जो सीरीज़ है, जो सोशियोलॉजी सोल सीरीज़ है, ये आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। अब चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करें, हर एक मीन्स एग्ज़ाम में ये रहता है कि आप किस हिसाब से जो उस सब्जेक्ट का कंटेंट है उसे पेश कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट का कंटेंट पेश करने में आप एग्जाम्पल किस हिसाब से दे रहे हैं, किस प्रकार की वर्डिंग्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये कीवर्ड दिया किसने है। जैसे बहुत फेमस एक मीन्स कीवर्ड है जैसे बैकवर्ड हिंदूज, जिसे GS घूरे ने दिया था। तो जब ये कीवर्ड आपको पता है कि बैकवर्ड हिंदूज मीन्स एक टर्म है, एंड उसे ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में GS घूरे ने दिया है, तो ये चीज़ आपको ओवरऑल क्लिक कर जाती है, एंड उससे मल्टीपल डायमेंशन से आप सोच पाते हैं। जब कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है, चाहे मैच द फॉलोइंग से संबंधित हो, चाहे डायरेक्टली मीन्स एक मीन्स वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन हो, या स्टेटमेंट फॉर्मेट में हो, आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो उससे संबंधित होगा ही। और अगर इस पर आपकी जो है होल्ड अच्छी हो गई तो मुझे लगता है कि आप सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में आप बेस्ट से बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये जो सोशियोलॉजी सोल सीरीज़ है, ये पहला लेक्चर है, और इससे संबंधित हम जो है सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स करेंगे आज हम। और हर एक लेक्चर के अंदर लगभग 10 से 12 कुछ हम जो है कीवर्ड्स को देखेंगे, एंड इसको प्रपोज किसने किया, कौन इसके प्रोपोनेंट हैं, ये भी जो है हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लिखा ही होगा, एंड वो सब चीज़ें आप जो है डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी किताब में लिख करके डायरेक्टली नहीं आता। ये अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा भी होगा तो डायरेक्टली बस सिंपल सा चीज़ बताया होगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्या कैसे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन एंड वो कैसे मतलब रिलेटेड है, ये थोड़ा सा समझने में ये समस्या होती है। तो मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी सोल सीरीज जो ये है, ये ओवरऑल मीन्स आपको बेनिफिट करेगा। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप जो है इसे अच्छे से समझें, एंड इनकी जो मीन्स जो डायरेक्टली जो दिया गया है 8-10 पॉइंट जिस पर हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे, वो ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है हमारा
इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये एआई से बनाया गया है। खैर, सबसे पहला हमारा डिफ्यूजन एक कॉन्सेप्ट है जिसे ईबी टाइलर ने दिया था। ईबी टाइलर एक ऐसे व्यक्ति थे जो एंथ्रोपोलॉजी में इनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने कल्चर से संबंधित बहुत ही मीन्स डिटेल्ड स्टडी किया है। तो ये इन्हें सोशियोलॉजी के अंदर, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ज़्यादा इन्हें पढ़ा जाता है। एंड ओवरऑल भी इनका काफ़ी मीन्स कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जानने के लिए। कल्चर से संबंधित ये काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से मीन्स समझाए हैं। तो ईबी टाइलर नाम से जो व्यक्ति हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मीन्स ये वर्ड ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मतलब इनका नाम ध्यान रखिएगा कि ये बड़े इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न बन करके आते हैं और इनसे संबंधित कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे कल्चर से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से समझ के रखें। जैसे हमारा ये आज का जो ये इनसे संबंधित जो कीवर्ड है डिफ्यूजन, सिंपल सा है, इसका अर्थ आप जानते भी होंगे। तो बस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको दिया किसने था, ईबी टाइलर ने दिया था। डिफ्यूजन क्या है? जब एक कल्चर का दूसरे कल्चर से इंटरमिक्सिंग हो जाता है। अभी देखिए, एक इसके अंदर और भी डिटेल कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन, उस पर हम, वो भी कीवर्ड है, उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। किसने दिया उसका और क्या उससे संबंध रखता है, क्या चीज़ है, वो चीज़ जो है हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ये भी पता चले आपको कि इसको किसने दिया था, क्यों, क्या ये सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, फिलहाल हम डिफ्यूज़न के बारे में बात करते हैं। डिफ्यूज़न मतलब जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में सीखे जाने वाली जो चीज़ है, एक दूसरे से मीन्स इंटरमिक्सिंग की जो टेंडेंसी है। डिफ्यूज़न नाम से भी आप जो है क्लियर होंगे, पर ये किसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने दिया था? कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ईबी टाइलर की एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मतलब बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके कल्चर से बताते हैं, मीन्स सिंबल को बहुत ज़्यादा ये प्रेफरेंस देते हैं। तो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट वगैरह भी जो है इस सब का भी इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, तो ध्यान रखिएगा। तो डिफ्यूजन का इन्होंने ये बताया कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से इंटरमिक्स होकर के मतलब कैसे क्या चीज़ें सीखता है, क्या चीज़ आपस में मीन्स शेयर्ड नॉलेज एक प्रकार से रखता है। जैसे मान लिया जाए, जैसे अगर कहें कि मीन्स प्रीवियस जो सोसाइटीज़ रही हैं, शुरुआती दौर पर जब सोसाइटीज़ इवॉल्व हो रही थी, तो उस समय कुछ चीज़ जैसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आग की खोज क्या मल्टीपल सोसाइटीज़ में साइमल्टेनियस हुआ है, यानी एक साथ कई सोसाइटीज़ में हुआ है? ये संभव नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ में आग की खोज हुई होगी, जरूर हुई होगी, एक कोने में कहीं ना कहीं आग की खोज हुई होगी, पर वो पूरे मीन्स दुनिया में किस हिसाब से फैलेगा? एक कल्चर से दूसरे कल्चर का इंटरमिक्सिंग की वजह से, एक कल्चर का दूसरे कल्चर से लर्निंग की वजह से। तो समझ रहे हैं? तो शुरुआती दौर से ये भी एक प्रकार की हाइपोथेसिस हम डेवलप कर सकते हैं कि शुरुआती समय से जो है कल्चर आपस में एक दूसरे से जो है अच्छी चीज़ें या फिर एक दूसरे से किसी न किसी हिसाब से संबंध रखते थे, एंड उनसे कुछ होने वाली घटनाओं और जो है ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होता था, उनसे कुछ ना कुछ वो सीखते थे। तो इस प्रकार की आग वाला जो चीज़ है, मैंने उदाहरण दिया। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली बस मुझसे पूछे कि क्या चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली बस यही कहूँगा कि डिफ्यूज़न ईबी टाइलर ने दिया था, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। दैट्स इट। ठीक है, बाकी जो समझाने के लिए मैंने आपको हल्की फुल्की चीज़ बताई, वो चीज़ अगर आप याद रखेंगे, मतलब आप उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है। अब जैसे ये एक वर्ड है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब देखिए, इसे कार्ल जंग ने दिया था। आपने इसे संबंधित एक और मीन्स चीज़ को देखा होगा कि मतलब हमारे जो बैच के स्टूडेंट हैं, जो साथी हैं, उन्हें तो पता होगा कि हमने जब एमाइल दरखाइम को पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसने दिया था। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से संबंधित जब भी प्रश्न आएगा तो आप बता सकते हैं कि एमाइल दरखाइम। लेकिन उससे उलट कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये कुछ नया है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, ये कहाँ से आया? कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, अगर आप डायरेक्टली पूछे कि इसमें क्या चीज़ ध्यान रखने वाला है, तो मैं यही कहूँगा कि कार्ल जंग ने इसको दिया था, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पर अगर इसको एक्सप्लेन करते हुए बताएं तो इसमें यह है कि हर एक सोसाइटी में, हर एक कल्चर से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जो कि मीन्स हिडन रूप से वो हर सोसाइटी में प्रिवेल करती ही करती है, जिसे कार्ल जंग ने एक प्रकार से आर्क टाइप करके एक चीज़ बताया हुआ है। ये भी वर्ड आप याद रख सकते हैं, आर्केटाइप्स। इन्होंने बताया कि हर एक चीज़ से संबंधित एक प्रकार की जो है कह सकते हैं कि माइंड में एक वो बना रहता है, एक जो है स्ट्रक्चर एक बना हुआ होता है हर चीज़ से संबंधित, ठीक है। अब जैसे कि मान वो आपको डायरेक्टली आपको पता नहीं होता, जैसे कॉन्शियसनेस क्या होता है कि आपका एक्टिव मीन्स पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में आपको एक मीन्स इंगेज करके रखता है, ठीक है। सोशल कोहेशन बनाने का एक प्रकार से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक जरिया हो सकता है, समझ रहे हो। अब वो डायरेक्टली हो रहा है या इनडायरेक्टली हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन होता है, वो एक प्रकार का प्रोसेस है एंड वो होता है सोसाइटी में। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है एक टेंडेंसी को बताता है कि हर सोसाइटी के अंदर एक हिडन प्रकार की एक टेंडेंसी एक चीज़ होती है जो कि मीन्स जो लगभग हर एक सोसाइटी में होती है। जैसे आपको याद होगा मैंने लेवी स्ट्रॉस के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, आपको बैच के स्टूडेंट जो है मैं जब पढ़ा रहा था उनके बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे मिथ एंड लैंग्वेजेस कैसे इन सब का इंटरप्ले सोसाइटी को बनाता है। तो मिथ जैसे हर एक सोसाइटी में मतलब होता ही होता है एंड वो एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो बन करके ही रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। वही चीज़ को ये इसमें बताने का प्रयास करते हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है ये भी हर एक सोसाइटी में आर्केटाइप के रूप में जो है प्रिवेल करता है एंड इसका मतलब जो है सोसाइटी को बनाने पर एक इसका कुछ ना कुछ जो है एक सिग्निफिकेंट असर होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस एंड कुछ सिंबल से कह सकते हैं कि रिलेट करता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे आप और हम में कुछ अगर सिमिलरिटीज अगर ढूंढी जाए तो भले ही मीन्स हर चीज़ में सिमिलरिटी ना मिल करके आए, लेकिन कुछ जो है कुछ मतलब हिडन रूप से कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप और हम किसी न किसी हिसाब से यूनिवर्सल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करूं कि बचपन में आप सब स्कूल गए होंगे तो मैं भी स्कूल गया हूँगा। स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, एक चीज़ होती है। ये मैंने वेग एक उदाहरण दिया है, लेकिन इसका अगर आप जो है किसी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हर सोसाइटी में एक छोटी ना छोटी प्रकार की फैमिली होती ही होती है, ठीक है। उसके कुछ अपने एक इफेक्ट होते हैं, कुछ एक शेप एंड मॉडल होता है, तो समझ रहे उसी चीज़ को। तो ये खैर यहाँ पर आप डायरेक्टली बस इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि ये कार्ल जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया है एंड जो मैंने अभी पूरी आपको गाथा बताई वो आर्कीटाइप को ही मतलब सिग्निफाई करता। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रख सकते हैं कि आर्कीटाइप का भी कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड है, ठीक है। सेंसेट, आइडियलिस्टिक एंड आइडिएशनल कल्चर, ये असल में एक कॉन्सेप्ट है, सोशल चेंज का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है प्रिट्रिम सोरोकिन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि असल में सोसाइटी जो है वो देखिए सोसाइटी के चेंज होने के कई प्रकार होते हैं। क्या वो मीन्स सर्कुलर लूप में जो है वो होती है चेंज होती है या लीनियर मॉडल में चेंज होती है, ठीक है। क्या कॉन्फ्लिक्ट के रूप में होती है सोसाइटल चेंज। तो अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। हमारे जो प्रिट्रिम सोरोकिन जी हैं ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल थिंकर रहे हैं। इन्होंने सोसाइटी के चेंज को साइक्लिक रूप में देखा। मीन्स इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है पेंडुलम के रूप में चेंज होती है, ऐसे टाइप के, यहाँ तक जाती है फिर यहाँ से यहाँ वापस आती है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है इन्होंने एक मीन्स एक अलग प्रकार का मॉडल बताया। हालांकि साइक्लिक थ्योरी के अंदर और भी बहुत सारे लोग आते हैं, साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के अंदर बहुत सारे और लोग आते हैं, पर यहाँ पे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी उस चीज़ को रख सकते हैं, ठीक है। सेंसेट, आइडियलिस्टिक एंड आइडिएशनल। अब देखिए इसका जरा एक सिंपल सा आप मतलब समझें। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको प्रिट्रिम सोरोकिन ने दिया था, ठीक है, पी सोरोकिन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। प्रिट्रिम सोरोकिन ने ये 3 प्रकार की जो है कल्चरल चेंज या सोशल चेंज का जो है कॉन्टेक्स्ट इन्होंने दिया है और इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के अंदर ही आता है, ठीक है, साइक्लिक थ्योरी। लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज का अगर उदाहरण मिले तो क्या, जैसे अगर कॉम्टे का आपको याद होगा, वो सोसाइटी के चेंज होने को एक लाइन में देखते हैं। पहले यहाँ पर जो है थियोलॉजिकल स्टेज आया, फिर मेटाफिजिकल स्टेज आया, फिर पॉजिटिव स्टेज आया। तो ये एक लाइन में एक लीनियर स्केल में ये बढ़ते हुए आ रहा है।
लेकिन अगर इनका देखें तो ये जो है ये बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा जो है सोसाइटी, फिर यहाँ से फिर से वापस यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे ही। तो सोसाइटी ऐसे पेंडुलम के जैसे होता है कि ऐसे प्रकार का उसमें चेंज होता रहता है। अब इसमें देखिए कि मतलब ये ऐसे तीन ये पेंडुलम का जो है प्रकार ये जो बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक जाने में, इसमें ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो ये सनसेट को बताता है, सनसेट, ठीक है, सनसेट। फिर दूसरा जो है आइडियलिस्टिक को ये बताता है, आइडियलिस्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद आइडिएशनल को ये रिफर करता है, आइडिएशनल, ध्यान रखिएगा। सनसेट क्या है कि एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में, मटेरियलिज्म कह सकते हैं या मटेरियल, ठीक है। आइडिएशनल क्या कह सकते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थिंग के बारे में, मतलब आइडियलिस्टिक नहीं, बहुत ज़्यादा मीन्स आइडियोलॉगस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना, ठीक है, आइडियोलॉगस के चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना, यानी आइडियल बहुत ज़्यादा मीन्स स्टेट बना। समझ रहा है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। इधर तरफ बहुत ज़्यादा मटेरियल कंडीशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आइडियल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, फिलॉसफीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एथिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो उस सब चीज़ के बारे में। और ये बीच का जो स्टेज होता है जिसे आइडियलिस्टिक कहते हैं, ये बैलेंस्ड होता है, इन दोनों का बैलेंस होता है, न ज़्यादा मटेरियल न बहुत ज़्यादा जो है आइडियल, ठीक है। तो ये बैलेंस स्टेज होता है, तो वही सेंसेट, आइडियलिस्टिक, आइडिएशनल। अब कहें सर ये कैसे है, क्या इसका, तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मानिए कि जब सोसाइटी डेवलप हुई तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस आए, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव स्टेज जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरुआती दौर पर सबसे पहले क्या हुआ कि पहले मटेरियलिस्टिक चीज़ के बारे में देखा गया, जाना गया, समझा गया, एंड उससे थोड़ा सा फिर जब इवॉल्व हुए, मीन सबसे पहले मटेरियल पर आदमी का काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ, अलग अलग टूल, टेक्निक, इन सब चीज़ों को बनाया, जाना, समझा। फिर उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुए तो उन्होंने एक दूसरे की फीलिंग एंड इंटरकनेक्टेडनेस को जाना, समझा, थोड़ा सा मिक्सचर हुआ, तो वो आए कहाँ पर, बैलेंस स्टेज पर। उससे भी थोड़ा सा आगे आए तो चाणक्य और इन सब जैसे लोगों के बारे में डिस्कस होने लगा, जो आइडियल चीज़ों के बारे में बताए, एथिक्स। और फिर ये पीछे अगर देखें तो फिर से लड़ाई झगड़ा, मार काट, सारा कुछ सब फिर से स्टार्ट हुआ, एंड जो है वो प्रिवेलेंट रहा, तो फिर वो बैलेंस्ड फिर स्टेज पर फिर से अगर देखा जाए तो फिर आया अलग अलग प्रकार का स्टेज, जहाँ पर नए नए टूल, टेक्निक, इसको आप समझ सकते हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वो क्या है, मटेरियल कंडीशन की तरफ एक्सट्रीम आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये बताते हैं कि एज ए सोसाइटी कभी मतलब उधर जाता है, कभी इधर जाता है, ठीक है। ये एक सोसाइटी के आने जाने का पैटर्न है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये मैं इसमें क्रिटिक है, गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये गलत है, सही है, मैंने पहले ही कहा है कि अभी आपको इस चीज़ की लिबर्टी नहीं, अभी आप जो है डिसिप्लिन के फेज़ के अंदर आप घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप डिसिप्लिन के पार्ट नहीं है तो आपको इसको क्रिटिक करने की आज़ादी नहीं है। आप जब पार्ट बन जाइएगा तो अपने प्रोफेसर से इस बारे में काफ़ी डिस्कस कीजिएगा, उनसे लड़िएगा। हालांकि इसमें कुछ वो नहीं है, बस अभी फ़िलहाल ये चीज़ को आप समझिए कि ये सेंसेट जो है मटेरियलिस्टिक स्टेज है, यहाँ पर बैलेंस्ड ही आता है, आइडियलिस्टिक एंड द आइडिएशनल स्टेज, जो कि आइडियल चीज़ों के बारे में बात करता है, फिलॉसफी से संबंधित, एथिक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस रखता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी जो है असल में ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी जैसा, मतलब अब इसमें कहने को तो थ्योरी आप कह सकते हैं, पर असल में ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन जो नील स्मेल्सर ने दिया हुआ है, स्मेल्सर जो है, ध्यान रखिएगा इनका नाम जो है, ये आपके पेपर के अंदर भी आता है। नील स्मेल्सर जो है इन्होंने सोशल मूवमेंट का एक पूरा एक प्रकार बता करके रखा है कि सोशल मूवमेंट किस किस हिसाब से होता है, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट में ये वन ऑफ द टाइप है जिसके थ्रू मतलब कह सकते हैं, वन ऑफ द टाइप नहीं, वन ऑफ द स्टेज है। शुरुआती दौर पर पहले क्या होगा, अलग अलग स्टेज है, लगभग 4-5 स्टेज इन्होंने बता के रखे हैं कि शुरुआती दौर पर सबसे पहले जो है आपका एक फेज़ बनेगा जहाँ पर आप किसी चीज़ से असंतुष्ट होंगे, आपकी कुछ दिक्कतें होंगी, आप उन सब चीज़ों को मिल करके एक साथ डिस्कस करेंगे, 2-4 लोगों का ग्रुप बनेगा, फिर उनमें आपस में कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट इस्टेब्लिश होगा, बातचीत होगी, फिर अलग अलग स्टेज आएगा, और लास्ट में जो है अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन की तरफ आप जाएंगे, प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है।
प्रोटेस्ट एंड रेवोल्यूशन आपस में अलग अलग चीज़ है, पर फिर भी आप समझने के उसमें समझिए, मतलब समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उसी के स्टेज में ये एक जो स्टेज बताते हैं नील स्मेल्सर, वही उसी के स्टेज में है, मतलब सोशल मूवमेंट के दूसरे स्टेज में ये आता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन उसी के में आता है ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से उसमें जो है मीन्स पहले देखिए आपस में आप सब लोग अपनी अपनी आइडिया रखेंगे, विचार रखेंगे, सब वो रखेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर वो आगे थोड़ा बढ़ेगा कि हाँ ये हमारा मेन मुद्दा है, इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने सोशल मूवमेंट के ये प्रकार मतलब स्टेजेस बताए हैं, जिसमें सेकंड स्टेज में ये आता है। नील स्मेल्सर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ है। और स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के बारे में रॉबर्ट के मर्टन ने भी बताया, आर के मर्टन ने बताया, ठीक है। आर के मर्टन ने भी स्ट्रेन के बारे में बताया है। उनका स्ट्रेन का अलग एक प्रकार का कॉन्सेप्ट रहता है, उनका स्ट्रेन की जो है थ्योरी का अलग एक मीन्स कहना है कि जैसे मान के चलो एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जिसमें अमीर काफ़ी अमीर है एंड गरीब है। जैसे अमीर है मान के चलो, जैसे एक रिच पीपल है यहाँ पे एंड ये लेबर क्लास है। इन दोनों के बीच में इसके पास मान लीजिए 100 रुपये है, इसके पास 5 रुपये है, पर इसके नीचे भी एक कुछ होते हैं जो मतलब एक्सट्रीम गरीब होते हैं, जिनके पास 1 रुपये है मात्र। अब इनसे भी नीचे अगर देखा जाए तो एक और जो है लेबर क्लास होता है, सबके नीचे कोई ना कोई एक प्रकार का जो है एंड भी होता है, कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब हमेशा चलता ही जाता है। लेकिन मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बारे में बता रहा हूँ। ये होगा जिसके पास कुछ पैसा ही नहीं होगा, तो समझ रहे हो, ये इससे मेहनत करवा रहा है क्योंकि इस पर इसका जोर चढ़ रहा है, इससे मेहनत करवा रहा है, ये इस पर इससे मेहनत करवाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर देखें तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर ये पूरा बन रहा है एंड इन स्ट्रक्चर को जो झेल ले जाता है तो वो ठीक रहता है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर पर अगर कोई पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरता एंड उस पर बहुत ज़्यादा मीन्स स्ट्रेन पड़ता है, समझ रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं से एक पैथोलॉजिकल पाथ अपना लेता है। ये मेहनत करने की बजाय सोचेगा कि चोरी कर लूँ तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा, चोरी कर लूँ तो एक बार में 100 रुपये आ जाएंगे, इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार की जो टेंडेंसी है ये स्ट्रेन थ्योरी के अंदर मान सकते हैं कि ये आती है। समझने के लिए आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। पैथोलॉजिकल बिहेवियर है, एनोमी के बारे में आर के मर्टन, हमारे जो बैच के स्टूडेंट होंगे वो इसके बारे में काफ़ी मीन्स उनको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़, क्योंकि आर के मर्टन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इस सब के बारे में हमने हल्के फुल्की बात भी की थी, ठीक है। तो लगभग इतना ही चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी अगर नील स्मेल्सर दिया गया है तो सबसे पहले इनको लगाएंगे, अगर आर के मर्टन दिया गया है तो इनको लगाएंगे। दोनों एक साथ में नहीं देगा, अगर देता है तब भी सबसे पहला आप जो है नील स्मेल्सर को लगाएंगे, और अगर नील स्मेल्सर नहीं है तो आर के मर्टन, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है पावर एलिट का, द पावर एलिट का कॉन्सेप्ट सी राइट मिल का, CW मिल्स का। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट, ये जितने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है कि ये किसने दिया कॉन्सेप्ट। अब सी राइट मिल की और भी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ का आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट ही कर सकते हैं, उनसे बताइए अगर आप, क्योंकि उसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सी राइट मिल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में आप बताएं। तो देखिए यहाँ पर जो है पावर एलिट का जो कॉन्सेप्ट सी राइट मिल ने दिया है वो एक अलग टाइप की पूरी मतलब सारा कुछ है। इसमें अगर देखा जाए तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ जो मीन्स कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी पावर कंसंट्रेटेड होती है। जैसे अगर आप देखें तो 3 अगर फॉर्म में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड इनके हिसाब से अगर डिस्कस करें तो मिलिट्री पावर। ये 3 पावर जो है एक सोसाइटी में जहाँ पर होती है वही सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। तो इन्हीं को जो है ये एक प्रकार से एलिट कह करके ट्रीट कर रहे हैं एंड यही पावर होल्ड करते हैं एंड यही पूरा सारा कुछ मोल्ड करते हैं। और सही भी है कि सोसाइटी के अंदर जो इन 3 पोजीशन पर होते हैं वही ओवरऑल सारा कुछ मीन्स मैनेज करते हैं, वही सारा कुछ देखते हैं। इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है सोसाइटल कुछ जो है पॉलिसी, सोसाइटल फ्रेमवर्क तैयार करने में। बाकी इसके अलावा अलग अलग जैसे मान के चलो अगर
जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, ठीक है, फेमस पीपल्स हो गए, ठीक है, मीडिया हो गया, इन सब का काम क्या होता है, ये लोग कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के जो नियम कानून बन रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करें। उसमें डायरेक्टली ये लोग जो है बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, अगर स्टेट वेलफेयर स्टेट है तो वो ज़रूर मीन्स चाहेगा कि इनको जो है इंक्लूड किया जाए, इनको इन जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। इंटेलिजेंसिया जो होते हैं वो भी इसी में लगभग आते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंसिया हालांकि इनके बीच के लोग होते हैं जो इधर राय भी देते हैं, इन्फ्लुएंस भी डालते हैं, और जो इधर आकर के इन लोग की हेल्प भी करते हैं कि पॉलिसी फ्रेम में, पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात करूं तो जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर जो हो गए, अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हो गए, ये लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं कहीं पे, मतलब किसी चीज़ की पॉलिसी फॉर्मेशन में, किसी चीज़ को बनाने में, ठीक है। तो इन लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये लोग एज एन मीन्स स्पेशल नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं जो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, इनसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर मैं सोशल साइंस के, अगर सोशियोलॉजी के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जब भी सोसाइटी में किसी प्रकार की जो है कोई वेलफेयर से संबंधित कोई पॉलिसी आती है तो अलग अलग जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि उनकी मीन्स एक प्रकार की राय ली जाती है, या रिसर्च जो उनके हुए हैं उसका कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है, समझ रहे हो। तो उन लोग की यहाँ पे जो है बात है। तो यहाँ पे सी राइट मिल कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर जिसके हाथ में है, वो जो है यही सब लोग जो है अपना मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी के पावर मीन्स चीज़ों को जो है बनाते, समझाते, वो करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यही जो है पूरा ओवर कॉन्सेप्ट को द पावर एलिट करके इन्होंने एक ये थ्योरी दी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ जैसे पावर जैसे वर्ड जुड़ा हुआ है तो अथॉरिटी एक वर्ड होता है। अथॉरिटी के बारे में मैक्स वेबर ने सब बताया हुआ था। एक और यहाँ पे थ्योरी से अगर मैं संबंधित कुछ बात करूँ तो एक कॉन्सेप्ट होता है द जीरो सम पावर थ्योरी। द जीरो सम पावर थ्योरी, ये क्या होता है? जीरो सम पावर थ्योरी मतलब एक प्रकार से मान के चलिए कि किसी के पास 1% भी पावर नहीं है और किसी के पास पावर मतलब भर भर के पावर है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है, किसी के पास बहुत सारा पावर और किसी के पास पावर ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसी को जो है तो ध्यान रखिएगा, ये चीज सिंपल सा चीज है। थियोडोर न्यूकॉम्ब, इनकी थ्योरी है, इनका मतलब कॉन्सेप्ट है एक्वायर्ड मोटिव पैटर्न। ये भी सिंपल सा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सा ये बताते हैं, बस ये नाम जरूर ध्यान रखिए, फैंसी टाइप का वर्ड दिया हुआ है, कुछ है नहीं। तो हम बताते हैं कि आपका जो मतलब कह सकते हैं कि जो कोई भी इंसान होता है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसका सोसाइटी के द्वारा ही दिया गया कुछ जो है उसकी मीन्स मोटिवेशन होती है, उसकी वैल्यूज़ होती है, वो अपना गोल्स और मीन्स जो है सोसाइटी के किसी न किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस के तहत ही वो मीन्स एक्वायर करता है। नाम ही जैसे दिया हुआ है एक्वायर, ठीक है, एक्वायर मोटिव पैटर्न। ये एक मतलब वर्ड ऐसा टाइप का बना हुआ है तो थोड़ा सा फैंसी लगता है, बाकी ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि भाई जिस जगह पर, जिस समाज में, जिस स्टेट पर जो है सोशलाइजेशन होगा, उसी के हिसाब से आप अलग अलग प्रकार की चीज़ों को चुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। अगर आप ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी में रहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपकी सोच क्या मतलब उसमें कुछ मायने नहीं रखती, बिल्कुल रखती है, लेकिन आप पर जो है मीन्स मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंस किस चीज़ का होगा कि जिस हिसाब का आपने बचपन से एक सोशल पैटर्न आपने देखा हुआ है कि किसी चीज़ को देखने का, जानने का, समझने का। अगर किसी समाज में वीमेंस को हीन दृष्टि से देखा जाता है तो उस प्रकार की जो है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर आप में भी उस प्रकार की जो है दृष्टि डेवलप होगी, वैसे टाइप का है। कहीं अगर आप अपने आप को मोल्ड कर लें, अगर आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से प्रिवेंट करके रख लें तो वो एक अलग चीज़ होता है, वो एक मतलब कह सकते हैं कि दूसरा एक आप उस चीज़ को लेकर के एज पर रह सकते हैं।
लेकिन ये वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ सिंपल सा चीज़ है कि आप जो है सोसाइटी में रह करके सोसाइटी के चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अपना मोटिव, अपना एक्शन, अपना गोल, सारा कुछ आपको जो है सोसाइटी से ही मीन्स डिराइव होता है। तो आप एक्वायर करते हैं सोसाइटी से अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं प्रकार के मोटिव पैटर्न को ये बताने का प्रयास करता है। इसमें कुछ है नहीं। थियोडोर न्यूकॉम्ब, ये बस नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये दिया था। अब ये देखिए, जैसे एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, ईबी टाइलर ने इसको दिया था। ये चीज़ अभी शायद ईबी टाइलर का जब वो था तो हम बात भी कर रहे थे कि एनिमिज्म का जैसे है, तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया था। एनिमिज्म क्या होता है कि जैसे अगर देखें, इसके बारे में मैं पहले भी एक दो बार डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे नेचुरिज्म हो गया, ठीक है। एनिमिज्म यहाँ पे एनिमा का जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। टोटेमिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सब जो प्रकार है ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के एक मीन्स कह सकते हैं कि एक टाइप है। जैसे मान के चलो एनिमिज्म हो गया, तो ये क्या है? ये सिंबल्स को एक प्रकार से जो है मीन्स पूजा करने की एंड एनिमा को मानने की। एनिमा मतलब एक प्रकार की, जैसे किसी भी चीज़ को आप जो है अपना मतलब वो मान सकते हैं, मीन्स अपना कह सकते हैं कि मतलब इस किसी भी चीज़ को ईश्वर मानने की एक टेंडेंसी जो एक सिंबल से रिफ्लेक्ट होकर के आती हो, ठीक है। वहाँ पर जो है एनिमा का कॉन्सेप्ट लगता है। एक और वो था एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जैसे ये हो गया। टोटेम जो ओवरऑल है ये सिंबलाइज करता है। एनिमा का कॉन्सेप्ट में ये भी आता है कि मतलब स्पिरिट वगैरह को भी आप मतलब पूजते हो, मानते हो। स्पिरिट मतलब जैसे स्पिरिट, आत्मा जैसे पूजा वूजा, काला जादू, ये वो, ठीक है, वो सब मानने की टेंडेंसी के अंदर भी एनिमा का कॉन्सेप्ट आता है। एनिमा का अर्थ भी शायद स्पिरिट से ही संबंध होकर के होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है सिंबल एंड स्पिरिट की पूजा करना। मतलब देखिए, कुछ भी चीज़ को आप मानेंगे तो सिंबल तो वहाँ पर जो है जाहिर सी बात है हो गई। अरे किसी कंपनी का नाम भी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका लोगो होता है, ठीक है। पहले के मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे तो उसमें नाम के साथ साथ एक फ़ोटो जो है छोटी सी, मतलब फ़ोटो मतलब सिंबल टाइप का कुछ ना कुछ होता था। नोकिया वाले के फ़ोन में अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप तब रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो छोटा सा फ़ोन होता था तो उसमें जब आप कांटेक्ट वो करने जाएं, सेव करने जाएं, तो उसमें छोटा सा कोई ना कोई जो है एक अलग सिंबल बन करके आता था। वो होता क्या था कि जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाते हैं उस फोटो को देख करके, उस छोटे से चित्र को देख करके, छोटे से सिंबल को देख करके वो समझ जाएं कि मतलब क्या है ये किसका कांटेक्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, टोटेमिज्म के अंदर आता है कि ये जो है मतलब सिंबल की पूरी तरीके से पूजा करना। एनिमा के अंदर आता है स्पिरिट। अगर इन तीनों का मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो स्पिरिट या एनिमा की पूजा, एनिमा मतलब जो है स्पिरिट को ही कहा जाता है जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। एनिमा को मानना, स्पिरिट को मानना, जब यहाँ पे जब ऐसा कुछ मान लीजिए आ जाए, ठीक है, एंसिस्टर की पूजा करना, ठीक है, वैसे टाइप का कुछ मतलब ऐसी चीज़ है। भूत प्रेत, काला जादू, ऐसा कुछ जो है, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज़ में स्पिरिट को पूजा किया जाता है, स्पिरिट को माना जाता है कि जो है आत्माएं हैं तो क्या है, मतलब उनको डर भी लग रहा है मुझे खैर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेचुरलिज्म हो गया, जैसे ये स्पिरिट, इसमें नेचुरलिज्म में मतलब क्या, नेचर की पूजा करना, नाम से ही संबंधित है। इसे किसने दिया था? मैक्स मुलर ने इसको दिया था, ध्यान रखिएगा। नेचुरलिज्म के अंदर क्या है, नेचुरलिज्म में अंदर जैसे पेड़, नदियाँ, इन सब जो है चीज़ों को, इनको मतलब मान करके इनकी पूजा करना, तो वो नेचर की पूजा करना, ठीक है। सेंटर पॉइंट इसका सबका ध्यान रखिए, नेचर, ठीक है। टोटेम क्या हो गया? टोटेम के अंदर अगर हम बात करें तो ये इसे हम मतलब ओवरऑल सिंबल की पूजा करना कह सकते हैं, ठीक है। सिंबल की पूजा करना को टोटेमिज्म के अंदर काउंट किया जाता है। एंड एमाइल दरखाइम ने टोटेमिज्म को जो है एलिमेंट्री फॉर्म मीन्स कहा है कि रिलीजन का ये जो है एलिमेंट्री फॉर्म। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है एलिमेंट्री फॉर्म कहा है टोटेमिज्म को, ठीक है।
तो ये टोटेम हो गया, नेचुरिज्म हो गया, एनिमिज्म हो गया जो एनिमा को सिग्निफाई करता है। ध्यान रखिएगा, स्पिरिट इसके उसमें आता है, ठीक है। कैजुअल क्राउड, कैजुअल क्राउड ये एक अलग ही प्रकार का मतलब कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैजुअल क्राउड मतलब क्या। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाएं और वहाँ पर देखें कि मतलब जो है लोगों में भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कहीं मार्केट में आप जाओ, लोग इधर से उधर टहल रहे हैं वहाँ पे बस बैठे हुए, ना आपका उनसे कोई कनेक्शन है, ना उनका आपसे कोई कनेक्शन है। बड़े एक मिनिमल समय के लिए जो है आप उस फेज में भी आते हो कि जहाँ पर मीन्स उनसे किसी हिसाब से आपका रिलेटिवनेस हो। ठीक है, इसमें कुछ और भी आते हैं। ये असल में आप सोच रहे हो कि सर ये फिर ये क्राउड के बारे में बता क्यों रहे हैं, इसमें क्या है। तो मैं बताऊं, जैसे ब्लमर का यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो असल में इन्होंने एक कुछ चीज़ के बारे में बताया था, एक मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही बताया था, क्राउड का ही कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। जैसे अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जब आई है यहाँ पे तो क्राउड के अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, एक सबसे पहला तो कैजुअल क्राउड, ठीक है, कैजुअल क्राउड। दूसरा कन्वेंशनल क्राउड, कन्वेंशनल क्राउड। तीसरा एक्सप्रेसिव क्राउड, एक्सप्रेसिव क्राउड। चौथा एक्टिव क्राउड। ठीक है, इतना इसको डिटेल में से जानने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सा अगर मैं उदाहरण के तौर पर इन सबको बताऊं तो जैसे मान लीजिए कैजुअल क्राउड, आपको अगर यहाँ पे सर पूछे कि सर क्या इसमें जो है ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो बस ये सिंपल से ध्यान रखिए कि ब्लमर ने जो है कैजुअल क्राउड का कॉन्सेप्ट दिया है, परंतु जब यहाँ बात आ गई है तो इसको हम डिटेल में इतना चर्चा नहीं करेंगे, बस सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसे समझ लीजिए। कैजुअल क्राउड क्या, जैसे रेलवे स्टेशन पर जैसे आप कहीं जाएं या फिर कहीं मार्केट में आप जाएं, ऐसे मतलब घूमते टहलते अगर जो है आप 4, 6, 10, 12, 15, 50, 100 ऐसे लोगों के जो है कांटेक्ट में आते हैं एंड बड़े ही मिनिमल टाइम के लिए, उनसे कोई रिलेशन नहीं है ना आपका ना उनका, ऐसे कुछ, ठीक है। तो उस प्रकार के मतलब क्राउड को क्या कहेंगे, कैजुअल क्राउड कहेंगे, ठीक। कन्वेंशनल क्राउड क्या होता है, कन्वेंशनल क्राउड जैसे मान के चलो कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है और वहाँ पे बैठे हुए ऑडियंस, कहीं मूवी देखने गए हो वहाँ पे बैठे हुए ऑडियंस, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जो क्राउड है उसे क्या कहते हैं, ऑडियंस का जो फॉर्मेट में जो लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप घंटे भर समय बिताते हो, बैठते हो, चर्चा भी हो सकती है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ऑडियंस के रूप में। एक्सप्रेसिव क्राउड क्या, जैसे कि कोई मतलब कोई किसी रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ हो रही हो, उस रिलीजियस प्रैक्टिस में आप शामिल हो, दिवाली मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हो, होली मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हो एंड एक दूसरे से उस प्रकार की फीलिंग आप शेयर कर रहे हो, तो वो एक्सप्रेसिव क्राउड के अंदर आता है, ठीक है। एक्टिव क्राउड क्या, एक्टिव क्राउड ये एक प्रकार की मतलब जैसे प्रोटेस्ट में जाने, मतलब प्रोटेस्ट में मान लो कि आप गए हुए हो एंड उस प्रोटेस्ट के अंदर आपकी जो भूमिका रहती है, प्रोटेस्ट ही एक प्रकार का जो है मान लो कि वो एक्टिव क्राउड होता है, क्योंकि उसका एक मोटिव होता है, जुड़ाव होता है। प्रोटेस्ट में बिना जाने समझे ऐसे नहीं कूद जाओगे आप, कम से कम कुछ लोग को तो जानोगे, मानोगे, कुछ ऐसा, और बिना जाने भी लोग जाते हैं, परंतु उसका आप जो है सेंटर पॉइंट समझिए, जो ब्लमर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्टिव क्राउड के अंदर क्या है कि मीन्स वो कूद करके कुछ ना कुछ एक प्रकार का मतलब बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ एक्टिवनेस कुछ कर रहे हैं, वो समझ रहे हो, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट जैसे लिख लो, ठीक है, प्रोटेस्ट हो गया। यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस कोई, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मार्केट, कुछ ऐसा जो भी, ठीक है। तो यही है कैजुअल क्राउड का ये कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा, ब्लमर ने ये जो दिया था।
एफ्लुएंट वर्कर, ये भी वर्ड ध्यान रखें। एफ्लुएंट वर्कर क्या होता है, जिसे गोल्डथ्रॉप एंड लॉकवुड ने दिया था। नेचुरिज्म में ये बात कर चुके हैं हम, मैक्स मुलर ने इस सबको दिया था, ठीक है। एफ्लुएंट वर्कर क्या मतलब एफ्लुएंट वर्कर क्या होता है? जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो बैच के स्टूडेंट हैं, वो इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। वो इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने जब इसके बारे में जब हम मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब मैंने उस समय बताया था कि यूरोप में क्या एक प्रकार की मतलब टेंडेंसी आ गई थी, कैसे जो है अचानक से इतना मतलब अमीरी वहाँ पे छा गई थी। तो एफ्लुएंट वर्कर का कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेट कर रहा है। तो मैं आपको इसको बताता हूँ, तो जो स्टूडेंट उसमें पढ़े हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी। सिंपल सा एक मतलब इसमें जो है कॉन्सेप्ट है कि जो लेबर क्लास के जो लोग हैं, जो लेबर क्लास के जो लोग रहे हैं, वो मतलब मीन्स रिच हो, लगभग मिडिल क्लास के वो जो है कंडीशन में आ चुके हैं, मतलब अच्छी खासी जो है उनकी वेल्थ जनरेट हो चुकी है, वो मिडिल क्लास के सिचुएशन में आ चुके हैं एंड अच्छी उनकी सोसाइटल पोजीशन है, वे ऑफ लाइफ भी उनकी बहुत अच्छी है एंड उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो चुका है। अब उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी हो चुकी है, तो उसके आधार पर भी वो अपनी जो है पुरानी रूट को नहीं छोड़ रहे हैं। अब आपको याद होगा, अगर मैं उदाहरण आपको दूं, हालांकि इससे रिलेट नहीं है पर समझने के लिए आप ध्यान रखें। जैसे कि अभी कुछ मतलब समय पहले एक खबर आई थी कि एक भिखारी है, उसके पास लगभग लाखों रुपए की संपत्ति उसके पास मिली, लाखों रुपए का मतलब जो है उसके पास जत्था मिला, समझ रहे हैं। तो एक प्रकार से मतलब वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली जो पहले उसकी सिचुएशन थी उससे तो वो उठ गया, परंतु वो अपनी जड़ों को नहीं भूल रहा है, समझ रहे हो। वो मिडिल क्लास के अंदर आ चुका है, लेकिन वो लेबर टेंडेंसी उसके अंदर अभी भी है एंड वो जैसे लेबर यूनियन हो गया, ठीक है, अलग अलग लेबर यूनियन हो गया, अलग अलग जो लेबर से संबंधित लॉ एंड कानून है उन सबको मानने की मीन्स उसके अंदर विचार जो है विचार और विचारधारा पहले से प्रिवेलेंट है, हो रखी है, वो अभी भी है। अगर लेबर यूनियन जैसे चीज़ को मतलब अगर हम सिर्फ सेंटर यहाँ पे माने तो वो ज़्यादा मतलब समझने का एक आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। मिडिल क्लास में होते हुए भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे होते हुए भी जो है वो लेबर यूनियन के अंदर वो ज्वाइंट है एंड अपना जो है एक रोल निभा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे मतलब लेबर क्लास को क्या हम कहेंगे, एफ्लुएंट वर्कर कहेंगे, ठीक है। गोल्डथ्रॉप एंड लॉकवुड ने इसी को बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। एंड अगर इसी को एक और कॉन्सेप्ट के तहत अगर मैं कहूँ तो जैसे एम्बुर्जुआमेंट है, ठीक है, एम्बुर्जुआमेंट कॉन्सेप्ट भी इसी से लगभग संबंध करते हुए बताता है, तो उसे भी आप मतलब ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। मीन्स एम्बुर्जुआमेंट भी लगभग यही चीज़ कहता है कि मीन्स बिकमिंग मिडिल क्लास, ठीक है, या फिर कार्ल मार्क्स की भाषा में अगर कहें तो पेटी बुर्जुआ भी एक प्रकार से है, ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास को ही वो कहते हैं। तो ये जो मतलब मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। कंटेजियन थ्योरी, कंटेजियन थ्योरी क्या है, ये भी एक प्रकार से जो अभी क्राउड वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कंटेजियन थ्योरी किसने दिया, क्योंकि गुस्टावो ले बॉन से एक क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, ठीक है। अगर आप 2023 वाला एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा और कल का कुछ जो है कंटेंट आपने मतलब समझा होगा, तो उसमें ये दिया गया है, ये गुस्टावो ले बॉन से संबंधित कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। कंटेजियन थ्योरी जो है ये बताता है कि जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई मूवमेंट हो रहा हो एंड आप उसमें शामिल हो जाते हैं, तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं बचती है, समझ रहे हो। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसमें कुछ मतलब रह नहीं जाती एंड आप जो है उस क्राउड का, उस मूवमेंट का, उस प्रोटेस्ट का आप जो है पार्ट बन जाते हैं एंड उसके हिस्से के रूप में जो है आप काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार के जो है मेंटलिटी को एक्सप्लेन कौन करता है,
कॉन्टेजियन थ्योरी करता है कि आप अपनी आइडेंटिटी लूज करके उस समय जो है एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी प्रोटेस्ट के अंदर अगर शामिल हुआ है, प्रोटेस्ट तो बड़ा शांति जो है शांति प्रकार का एक रूप है मीन्स अपनी जो है विरोध दर्ज कराने का, पर अगर थोड़ा वायलेंट प्रकार से अगर कुछ ऐसा हो तो समझो कि एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी अगर एक वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर अगर शामिल हो गया है तो वो भी लोगों को मार सकता है, लोगों के साथ जो है हिंसा कर सकता है। तो सोचो जो व्यक्तिगत तौर पर जो एक आदमी है जो शांत स्वभाव का है वो अपनी जो है आइडेंटिटी लूज कर चुका है एंड वो जो है क्राउड के अंदर उस जो है मूवमेंट उस प्रोटेस्ट का पार्ट बन करके अपनी जो है एक प्रेजेंस उस सोसाइटी उस मतलब प्रोटेस्ट में रख करके उसको बल दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहा है। इसी को जो है गुस्टावो ले बोन ने कॉन्टेजियन थ्योरी के अंदर समझाया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे है इसमें बार्बरिज्म, मेट्रोपॉल। खैर हम आज 10 तक ही बात करते हैं, नहीं तो ये चीज ओवरलोड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे जो है हम बाकी जो और हमारा कॉन्सेप्ट है अगले वीडियो में अगले जो है लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो है सीरीज ऑफ लेक्चर इसमें चलेगा और हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 10 ही कॉन्सेप्ट रखो, नहीं तो आपके लिए समझने में एंड उसको ध्यान रखने में भी फिर समस्या होगी, ठीक है। एंड दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है जैसे बार्बरिज्म का, एल एच मॉर्गन का और बाकी लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें लगभग 10 के आसपास, ठीक है, 10 के आसपास जो लेक्चर हैं, 10 के आसपास जो है लेक्चर के अंदर हर एक लेक्चर के अंदर 10-12 कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से डिस्कस करें, उनको बारे में जानें। और अगर ये मान के चलिए कि अगर आपको लगभग 150 जो है कीवर्ड अगर आपको पता हो गए एंड किसने दिया, कहाँ से ये आया, अगर आपके माइंड में बैठ गया, उसके साथ ही साथ किसने क्या दिया एंड उसके साथ ही साथ ये उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये इस पर आपने होल्ड कर लिया तो यकीन मानिए कि आप जो है सोशियोलॉजी में एक मीन्स कह सकते हैं कि ना 1 स्टेप अहेड होंगे आप। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मीन्स लेक्चर सीरीज है एंड मैं मीन्स बीइंग एन स्टूडेंट अगर इस चीज़ को अगर देखूं, जानूं, समझूं, तो ये मुझे लगा कि इसे जो है ले आना चाहिए, इसको मीन्स स्टूडेंट को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दें, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव से संबंधित चीज़ें आती हैं तब भी, अगर सब्जेक्टिव से संबंधित आता है, कुछ उसमें पूछा जाता है उस एग्ज़ाम के अंदर, तो उसमें भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। आप पीजी के स्टूडेंट हैं या पीजी कर चुके हैं या पीजी में हैं, अगर आप मीन्स सोशियोलॉजी से पहले किसी भी हिसाब से संबंध रखते हैं तो फिर आप इस चीज़ के जो है महत्व को समझते होंगे। तो खैर चलिए, मेरा फोकस है CUET पीजी के स्टूडेंट को कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच्ड कंटेंट दिया जाए आगे आने वाले और भी चीज़ों में। जैसे आप लोगों ने ये भी कहा था कि सर जो है MCQ का प्रैक्टिस एंड इससे संबंधित भी कुछ चीज़ें कराने को, तो वो भी जो है हम शेड्यूल्ड टाइम में उसको भी कराएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है इसको ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखें, ये मीन्स फॉलो करें। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि लेक्चर सीरीज़ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं सोशियोलॉजी सोल सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। और आज जो हमने पढ़ा इसको कृपया ध्यान रखें, इसको पढ़ें। मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि सी राइट मिल का एक और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया द पावर एलिट वाला कॉन्सेप्ट, और एक और कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस है। उसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।